प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की गणित में जो हमारा पहला चैप्टर है यानी वास्तविक संख्याएं, उससे संबंधित हम कुछ फार्मूले समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इस वीडियो में फार्मूले को समझते हैं। तो यहाँ पे कक्षा 10 की जो गणित है उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है यानी वास्तविक संख्याएं, तो इस चैप्टर में हमारा जो पहला जो फार्मूला है जिसका उपयोग हम करते हैं वो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है सूत्र, इसको हम वहाँ पे उपयोग करते हैं। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला फार्मूला है वो ये है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये सूत्र कब लगाया जाता है? जब हमें HCF और LCM निकालना हो। यानी कहने का मतलब ये है हमें दो संख्याएं दे रखी हों और HCF दे रखा हो, यानी 3 पॉइंट दिए हों, तो हम LCM निकाल सकते हैं। अगर हमें दो संख्याएं पता हों और LCM पता हो, और अगर LCM निकालना हो तो हम LCM निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी A और B हो गया और बराबर में हमारा HCF यानी H, LCM का मतलब L। तो अगर यहाँ पे A गुणे B बराबर H गुणे L है तो इसमें अगर कोई तीन बातें, अगर हमको 3 पॉइंट अगर पता होते हैं तो हम कोई एक पॉइंट का मान आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये भी सूत्र आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे जो है संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो संख्याओं के बारे में अगर जाने तो हमारी जो पहली संख्या है जो अधिकतर टीचर पूछते हैं वो ये है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार आप बढ़ते जाएंगे। इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं आपकी 2, 4, 6, 8, 10 इसी प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे, तो इन्हें हम सम संख्याएं कहेंगे। अगर विषम संख्याओं की अगर बात की जाए तो विषम संख्याएं हमारी जो हैं वो हैं 1, 3, 5, 7, 9 इसी प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे, तो इन संख्याओं को विषम संख्याएं बोलेंगे। अगर हम बात करें पूर्णांक संख्या, पूर्णांक जो हमारे होते हैं उसमें धनात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राइट की ओर 1, 2, 3 लिखा हुआ है प्लस का, और LHS की ओर जो है आपका माइनस में लिखा हुआ है -1, -2, -3। ठीक है, तो यहाँ पे RHS की ओर जो संख्याएं लिखी हैं इन्हें हम धनात्मक संख्याएं बोलेंगे, और यहाँ पे जो माइनस की संख्याएं लिखी हुई हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्याएं बोलेंगे। और बीच में आपका क्या है? जीरो है। तो जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारी संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं को हम कैसे जानेंगे? यानी पूर्ण संख्या हमारी 0 से प्रारंभ होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4। आगे देखिए भाज्य संख्याएं हमारी 4, 6, 8, 9 होती हैं। इसी प्रकार से आप बढ़ते जाइएगा, इन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे अगर बात करें अभाज्य संख्याओं की
तो अभाज्य संख्याएं आपकी 2 से प्रारंभ होती हैं, यानी 2, 3, 5, 7, 11। अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो 5, 7, यानी ये ब्रैकेट के अंदर दो संख्याओं का क्रमित युग्म होता है, 5, 7 और 2, 3। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। और अभाज्य संख्याओं में एक पॉइंट ये होता है कि इन दोनों क्रमित युग्मों का जो उभयनिष्ठ जो गुणांक होता है वो 1 होना चाहिए। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। बाकी हम आगे आपको बता रहे हैं अभी और बताएंगे। परिमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं? जैसे कि रूट में 4 है, यानी परिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या हो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन जो q का मान है वो नॉट इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए। यानी कि p/q है, यानी कि p/q के रूप में अगर कोई भी होता है तो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन एक खास पॉइंट यह है कि बटे में आपका 0 ना हो, ऊपर भले 0 हो जाए, यानी कि 0/1 ये तो परिमेय संख्या मान सकते हैं। लेकिन कोई कहेगा कि अगर हम कहें जैसे कि माना 1/0 है तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। रूट के अंदर अगर कोई संख्या दे रखी हो तो अगर उसका पूर्ण रूप से वर्ग निकल आए बाहर रूट से, वो संख्या जैसे 25 का 5 हुआ, अभी मैंने 25 लिखा था, 5 देखो पूर्ण रूप से आ गया, नहीं आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्योंकि जैसे माना कि 5 है तो 5 के बटे में हम 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? तो भैया ये p/q ही के रूप में तो है। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है रूट में 4, 7/5, 2/3 और 3 दे रखा है। ठीक है। तो ये आपकी परिमेय संख्या होगी ना, क्योंकि 4 का 2 निकलेगा, और 7/5, 2/3, 3 ये परिमेय संख्या हो गई। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका यहाँ पे अपरिमेय संख्या की अगर बात करें तो मतलब कि रूट के अंदर लिखी हुई ऐसी संख्या जो पूर्ण रूप से उसका वर्ग ना निकल सके, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। यानी कहने का मतलब है अगर रूट में अगर हमारा 5 लिखा हुआ है तो 5 का वर्गमूल तो निकल आएगा, 2.5 करके समथिंग कुछ मान लेते हैं, लेकिन इसका मतलब कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूर्ण रूप से निकलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने परिमेय संख्याओं में बताया था, यानी कि 4 आपका दे रखा है तो 4 का आपका 2 निकले, ऐसे ही निकलना चाहिए। तो अगर रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है, अगर उसका पूर्ण रूप से वर्ग नहीं हो पा रहा है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि रूट में 5 है तो रूट में 7, रूट में 11, रूट में 13, तो इसका पूर्ण रूप से वर्ग बाहर नहीं निकलेगा। निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा, लेकिन पॉइंट में निकलेगा, हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। ठीक है, पूर्ण रूप से निकलना चाहिए था। तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याओं की अगर बात करें तो ये एक परिभाषा है कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो होती हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा रूट में 4 है, रूट में 11 है, रूट में यहाँ पे 4/7 दे रखा है और 1,6 दे रखा है। यानी कि इसमें वास्तविक संख्याओं में आपकी परिमेय संख्याएं भी सम्मिलित हैं और अपरिमेय संख्याएं भी सम्मिलित हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? वास्तविक संख्याएं हो गई। अब बात आती है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं का मतलब होता है, अवास्तविक संख्या को हम काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है रूट के अंदर अगर कोई संख्या अगर लिखी होती है माइनस की, तो वो हमारी क्या हो जाती है? अवास्तविक संख्या हो जाती है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, यानी कि काल्पनिक संख्या। तो आप सभी संख्याओं के बारे में जान चुके होंगे। अब हम आगे कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पहली परिभाषा है वो है प्राकृत संख्या। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी कि हम जो वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिनका प्रयोग करते हैं जिन संख्याओं का, उन संख्याओं को हम गणन संख्याएं
या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, आगे हम बढ़ते जाएंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। समझ गए होंगे ना? आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं, अगर हम पूर्ण संख्याओं की अगर बात करें तो प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और यह बात पहले भी हो चुकी है। यानी कि अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर देंगे तो वो हमें क्या हो जाएगा? जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। मेरी बात आप समझिए, ठीक है? समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं, मेरी बात को आप सुनिए, प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं कही जाएंगी। यानी कि 0 1 2 3 यहाँ पे RHS की ओर है और LHS की ओर -1 -2 -3 है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। मैं ये सब बातें दोहरा रहा हूँ, मैंने भी आपको ऊपर बताया हुआ था कि पूर्णांक आपके कौन कौन से हैं, ठीक है, और पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, बाकी और भी हम बता रहे हैं जैसे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। आगे और चर्चा करते हैं। सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 8 6 26 ... आदि, ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। यहाँ पे 26 लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के बाद हमको यहाँ पे 8 लिखना था, 8 लिख दीजिएगा। 8 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद 14 हो जाएगा, 14 के बाद 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर बात करें यानी 2 से ना कटे, यानी कहने का मतलब ये है 1 3 5 7 11, यहाँ पे 1 3 5 के बाद डायरेक्ट 11 लिख दिया गया। 7 को भी सम्मिलित होना था, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 3 5 7, ठीक है। 7 के बाद आप क्या लिखेंगे? 9, फिर 11 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 13 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 17 लिखेंगे। इस प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे, इन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। अब आगे देखिएगा, आभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें आभाज्य संख्याएं कहते हैं। मेरी बात को आप गौर से समझिएगा। यानी कि आभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं यानी स्वयं से और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्याओं से विभाजित ना हो तो उन्हें आभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आभाज्य संख्याओं का मतलब इस 2 है तो ये 2 ही से कट सकता है, ठीक है। और देखिएगा और किसी से नहीं कटेगा, और 1 से तो कटेगा, 1 से तो प्रत्येक संख्या कट जाती है, 1 से तो प्रत्येक संख्या विभाज्य है। ये हमारी आभाज्य संख्या हो गई। अब यहाँ पे आगे कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है, उसको जान लेते हैं। ये शायद आप बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, यानी 1 एक विशेष संख्या है जो ना तो आभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। आप इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी, यानी अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी 1 से भी कटें और स्वयं से भी कटें और अन्य से भी क्या हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि 4 6 8 9 10, ये सब आपकी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। यानी 1 से कटना चाहिए और अन्य से भी कटना चाहिए और स्वयं से भी कटेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? 3 बातें आ गई तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं बोलेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q, जहां P और दोनों पूर्णांक हों लेकिन Q कभी शून्य ना हो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, ठीक। यानी कि P/Q के रूप में हो लेकिन Q का मान कभी 0 ना हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं बोलेंगे।
आप जान चुके होंगे। अब चलिए अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन कभी शून्य ना हो, यानी रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11, रूट में 13, ये सब आपकी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। आगे देखिए, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय, मतलब कि वे संख्याएं जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8, 6, 2 + √5, 3/5 आदि वास्तविक संख्याएं हैं। अगर यहां पे अगर हम बात करें सअभाज्य संख्याओं की, ऐसी संख्याएं के जोड़े जिनका गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 16, 21 में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह बात मैंने आपको ऊपर बताई थी जब आपको ब्रैकेट में 2 क्रमिक संख्याओं का युग्म था। यहां पे दे भी रखा है 16 और 21 में से एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्याएं बोलेंगे। अब आगे देखिए, यहां पे युग्म अभाज्य संख्याएं, इसको आप जान लीजिए, ये मैंने ऊपर नहीं बताया हुआ था। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी 11 और 13 के बीच में आपका कितने का अंतर है? 2 का, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? युग्म अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको सारी बातें बताई हैं। हाई स्कूल में जो आपका दूसरा टॉपिक है यानी बहुपद, उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम अपने चैनल पर नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।